उधर जाने वाले इसीलिए बोला। और इधर से देख रहा है इधर से ऊपर स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? यस सर। चलो देखना इधर जाना। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर फ्लोरीन के कितने? 9 17 35 ये 35 प्लस 18 53। सबसे लास्ट वाला जो एस्टेटाइन होता है वो रेडियोएक्टिव होता है तो उसकी उतना बात नहीं करते अपन। अकरेंस फ्लोरीन जो होगा ना ये मेनली इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल CaF2 फ्लोरोस्पर बोलते हैं इसको, ठीक है, और दूसरा Na3AlF6 फ्लोरीन की बात कर रहे हैं ना। हाँ ये फ्लोरोस्पर हो गया और ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट। आपको याद है मेटलर्जी में भी ये दोनों अपन यूज करते हैं। मेटलर्जी में एल्युमिनियम का जब रिडक्शन करवाते हैं ना ऑयल प्रोसेस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि Al2O3 इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, पुअर कंडक्टिविटी होती है, तो इन दोनों को कंपनसेट कर देता है ये, ठीक है। इसलिए Al2O3 में अपन क्या मिलाते हैं? CaF2 प्लस Na3AlF6 की अगर बात करें ना इस वाले कंपाउंड की, ये करता क्या है यार? Na3AlF6 इसके बॉन्ड ऑफ फैक्टर बता सकते हो क्या? Na3AlF6 इसके बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है? I बॉन्ड ऑफ फैक्टर I इन केस ऑफ डिसोसिएशन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में 1 + n-1 into अल्फा, जब तक कुछ बोला नहीं जाए अल्फा की वैल्यू 1 तो n ही हो जाए। तो हाँ इसका मतलब n के ऊपर डिपेंड करेगा बस। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो Na प्लस प्लस में क्या AlF6 पे -3 तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4 ये एक ही है टोटल 4 मोल हुए ना यार, तो 4 हो गया ये। सर n वो चार्ज का नहीं देखना होता? चार्ज नहीं देखते ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड। ओके अरे वो तो एंड फैक्टर था, ठीक है। चार्ज का नहीं होता है। हाँ अब ये यहाँ से निकालोगे तो 1 + n-1 into अल्फा, तो 4 - 1 into 1 कितने हो गए? 4 आ गए। ये समझ में आया? इसके अलावा यार ये रिवर हो गया, प्लांट हो गया, क्या हुआ ये मतलब इन सबों में भी क्या होता है? फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। रिवर, प्लांट, सॉइल हो गया, इन सबों में भी टूथपेस्ट में भी होता है, टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ वोल्टेज में हम क्या होता है? क्लोराइड। हाँ क्लोराइड उसमें सोडियम क्लोराइड बता ना हाँ। टूथपेस्ट में। चलो नेक्स्ट देखना यार, ये फिजिकल स्टेट ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन यार ये तो गैस में होंगे, ये भी किसमें? गैस में होगा, ये भी गैस। वाटर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। ब्रोमीन वाटर। आयोडीन जो होगा ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसके अलावा इन सब में कलर भी होते हैं। पहले वाले की अगर बात करें तो ये ग्रीन कलर के होंगे, सॉरी ग्रीन येलो ऐसा येलो कलर का होंगे ये, जो येलो इज ग्रीन ऐसा। और ये ग्रीनिश येलो, सर ये वाला जो होगा रेडिश ब्राउन होंगे। राइट टू पर्पल ऐसा कुछ होता है ना, पर्पल वाले पर्पलिश रेडिश ब्राउन। रेडियर ये I2 जो सॉलिड होगा ये कैसे होते हैं? येलो वायलेट सॉलिड, इस तरह से। सही है थोड़ा ये व्यू और जैसा रेड में सब रहे हैं, येलो ग्रीन रेड वायलेट। कलर तो आपको याद रखने पड़ेगा, ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इनके जो कलर होने के रीजन होते हैं ना वो जनरली होमो लिमो के चलते होता है। अभी मैं ये समझा रहा हूँ होता है क्या? अरे होमो लिमो देखो काफी सिंपल है। और ये सब एक मिनट सर पूरा थोड़ा लिखना तो हां सर ये सब लिखना था ये समझ पहले बस एक बार लिख के मैंने छोड़ा था। ओके ओके। होमो जो होगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वाइटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो है ना, और वो लिमो का मतलब ऐसा होता है लोएस्ट का ऑक्यूपाइड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वाइटल
एक कोई आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ते रहे मोटे, उसके अकॉर्डिंग अगर 1 to 14 के लिए आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा जो होगा बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग को, तो सिग्मा 1s इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s का, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2s pi 2px equals to pi 2py और ये सिग्मा 2pz। इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ये pi स्टार 2px equals to pi स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं अपन। मान लो आपके पास बोरॉन है B2 का यहाँ पे एटॉमिक नंबर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 हो गया ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 5 होते तो ऑर्बिटल ये तो 10 हो गया। यहाँ से लिखना स्टार्ट करें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और ये सिग्मा pi to px to pi to py टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एक एक जाएंगे ना यार, pi 2px में एक आएगा, फिर pi 2py में एक आएगा, इसके आगे वाला एक लिख दिया मैंने। अब होमो और लीनो समझते हैं। होमो क्या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल pi to p तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बोला है ना, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो यही है ना, तो ये होमो हो गया। और उसके बाद वाला इसके बाद वाला क्या हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना, ठीक है नोट करो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों नेक्स्ट है ना इसके प्रॉपर्टीज में। ओके सर, पहला तो डिजिटल स्टडी है, सेकंड वाले पे आते हैं। जो सेकंड वाला है बिल्कुल नॉर्मल सा एटॉमिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस में कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, दाब तक रुक जाओगे साइज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जेड इफेक्टिव के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड। जेड इफेक्टिव का ट्रेंड पता है ना, अगर आप पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। और इसमें डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव थोड़ा माइन्यूटली बढ़ेगा, थोड़ा बहुत। ये जेड इफेक्टिव ठीक है थोड़ा बहुत बढ़ता है, इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है बट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट में फोर्थ में देखना एक ना हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलते हैं अपन? पानी में डालने पे अगर किसी आयनिक कंपाउंड को किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दे तो वो सॉल्वेशन कहलाता है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो सॉल्वेशन एनर्जी। बट अगर उसी आयनिक कंपाउंड को आपने H2O के अंदर डाला तो जो प्रोसेस होगा हाइड्रेशन, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट पहला बोले फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा एटॉमिक रेडियस, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथे में है हाइड्रेशन एनर्जी। ये ज्यादा होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ ऐसा ये क्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। इस तरह से चलता है, ठीक है। सर इसके अलावा हां बोलिए कि एंथैल्पी और एनर्जी में क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है साइन का इलेक्ट्रॉन गेन साइन के अलावा। हां नहीं दोनों का मतलब हो चलिए गया He है तो हाइड्रेशन एनर्जी है या एंथैल्पी वो तो हाइड्रेशन एनर्जी। एक्चुअली एंथैल्पी जो होता है ना प्रॉपर कंडीशन पे डिफाइन होती है। थर्मोडायनामिक्स में अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा सिस्टम के पास वो एंथैल्पी कहलाएगी। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो अगर आपके पास मेटल है, मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अफेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टीज होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये F पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे इस मेटल को और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अफेक्शन नहीं है, इसलिए ये की वैल्यू नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो ये आसानी से लेगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप एनर्जी दोगे तो वो एंडोथर्मिक होगा। और डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी।
बट अगर आपके पास आ गया क्या नॉन मेटल, तो यार नॉन मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके तो कोई टेंडेंसी होती है कि हम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच क्या हो गया नेगेटिव। आया समझ में? हां सर। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये थोड़ा फ्लक्चुएशन इसलिए है ना क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, साइज छोटा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्सन काम करेगा। बट क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में साइज थोड़ा बड़ा, साइज बड़ा तो थोड़ा रिपल्सन कम, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो या फिर बॉन्ड एनर्जी, दोनों ही सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा F2 का होता है ना। अब देखना जो एक्सपेक्टेड होता है अपना ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए था F2 Cl2 Br2 और Cl2 का ज्यादा है, बट Cl2 का ज्यादा होगा, Br2 से ज्यादा होगा F2 I2, ऐसे चलता है। ये बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज छोटा होता है तो रिपल्सन ज्यादा लगता है, इसलिए सही से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ये फ्लक्चुएशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखना नोट कर लो जल्दी से। क्यों 2 मिनट मत कर पॉज, उसको रिलैक्स ध्यान से देखना 7 पॉइंट, ये काफी अच्छे से समझना। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें नंबर, ये तो सबको पता होता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, सर इसमें वापस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। हां अब देखो ना, अभी समझा रहा हूं मैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो उसका खुद का क्या होने वाला है रिडक्शन। सारे के सारे नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा। बट इन दोनों का ना जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, रिक्वायर्ड मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, ये काफी ज्यादा होता है, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या दिक्कत है, अगर इसकी बात करें ना F2 का, तो हाइड्रेशन एनर्जी F2 का ज्यादा है, बट अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। आप ऐसे समझो कि F2 जो होगा F माइनस में कब जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब यही है ना। हाँ। तो एक जनरल लिखते हैं अपन X2 से ये सबसे पहले X में आएगा। हाँ। तो ये हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। गैस में सॉलिड में पहले ये गैस है, ठीक है। तो ये गैस में X2 जो हो गया कहाँ पे आएगा? पहले X में। अब ये कहाँ पे? गैस में है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो X माइनस बनाएगा पहले। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। किससे? क्लोरीन। अब तुमने अगर H2O दिया, H2O जैसे ही दोगे तो ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लोरीन ज्यादा है। तो फ्लोरीन का ज्यादा हो गया किससे? क्लोरीन से। तो ये यहाँ पे X पे क्या आ गया? माइनस बढ़ेगा। अब देखो अभी एक की बराबरी से ना दोनों में दोनों इक्वल होगा तो दोनों वहां से। हाँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व है। हाँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब देखना इधर लास्ट में X गैस से X माइनस किया, ये क्लोरीन फ्लोरीन। मैंने बोला ना यहाँ पे एक ये ज्यादा हो चुका है, एक ये ज्यादा हो चुका है, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये वाला हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब इन दोनों में ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता मैग्नीट्यूड वाइज। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किससे ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा है। किससे? फ्लोरीन से। इसलिए फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू क्लोरीन से। इसीलिए क्या हो जाता है? फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फ्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। ऐसा समझ में? तो ये इसके अंदर वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व थे, इसलिए पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रेशन एनर्जी बताया। अब इसका फिजिकल यूज क्या होगा? मतलब रिएक्शन के अंदर ऐसे लिख दिया अगर मैंने, मान लो ये F2 प्लस Br माइनस लिख दिया। F2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी ज्यादा है, तो ये F माइनस में आ जाएगा प्लस Br2। लेकिन आप ऐसे सोचो, अगर Br2 प्लस F माइनस सर ये आयोडीन वीक सबसे वीक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
मतलब हमारा ऐसे टेस्ट में पूछा था कि which of the following is false for halogens, तो उसमें एक था क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक ये था ऑल halogens are oxidized agents, तो उसमें तो false कौन सा हुआ? इसको डाउन क्या है? हाँ सर, अब इसके अब सारे आंसर बताएं। पहले 3 होने, दूसरे 3, पहले चौथा नहीं होगा, बाकी के तो 2 हैं। ये देखना है इसमें ना F2Cl माइनस ये पहले वाला रिएक्शन होगा क्या? होगा F माइनस Cl, सेकंड वाला होगा तो ये सेकंड वाला भी यहाँ पे क्या आ जाएंगे? Br minus F2 F minus Br2 यार, ये देखो यहाँ पे I2 प्लस F माइनस इसकी बात ये नहीं होगा, इसमें F minus plus I2 तो पागल हो गया। अरे पर वही तो है, नो रिएक्शन इन दोनों वाले देखना Br2 प्लस I हो जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेनी है। तो ये Br माइनस और I2 ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस प्लस Br। तो कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा वो समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ आते गए। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद H2O। देखें इसमें मैं बताऊं, इसमें आयोडीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी सब रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पे सही है, अगर F2 की रिएक्शन अपने H2O के साथ करवाए ना ये डार्क में होगा और क्या बन जाएंगे ये डार्क, मतलब एक सनलाइट होता है ना ऐसे तो ये HF हो जाएंगे यार, प्लस ठीक है। ओ का क्या होगा सर? प्लस O उधर O2 बन जाएंगे। इसमें देखना F2 प्लस H2O क्या बन गया? HF बन गया। बाकी सारे के सारे ना सनलाइट में होंगे तो HCl हो जाएगा, HBr हो जाएंगे और HI। अब यार ये HF है, HCl है, HBr है और HI है, सबसे पहले एसिडिक नेचर HF का HI का देखो यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ ना, कभी भी आपको ना अगर सेम ग्रुप पे क्या देखना है एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिड ऑब्वियसली बात है क्या करेगा H प्लस रिलीज करेगा, जब H प्लस रिलीज करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे क्या आएंगे माइनस चार्ज आएंगे, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखते हैं ना। हाँ Y क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस। तो अब ये देखो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा सबसे ज्यादा HI का, HBr, HCl फिर HCl आया समझ में? तो इसमें ना सारे के सारे सेम ग्रुप के थे तो I माइनस का साइज बड़ा था, सेम ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो साइज, और अगर सेम पीरियड में आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। HF का सबसे ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी देखना आप बिल्कुल ध्यान से। HF का इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो HF, HCl, HBr और इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो यही रहेंगे HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। इसके अलावा इसमें ना डाइपोल मूवमेंट है, HF का सबसे ज्यादा देखो डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन म्यू के साथ करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। आपके पास HF, HCl, HBr और HI अगर डिस्टेंस की बात करें यार अपन HI कम ज्यादा होगा, डिस्टेंस HI का ज्यादा है, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। इसके अलावा जब चार्ज अगर कंसीडर HF का सबसे ज्यादा तो HF, HCl, HCl, अगर कोई एक वेरिएबल होता फिर तो दिक्कत नहीं आती, तो लेकिन दोनों वेरिएबल है ना, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो चार्ज,
तो चांस के मतलब प्रोडक्ट ऐसा करके देखा गया, प्रोडक्ट निकाला गया, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर था वो कौन था? चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? HF का HCl, HBr और HI। एक देखना काफी इंटरेस्टिंग है ये बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के पहले जो HF होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर ये लिक्विड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है लेकिन तो सही से समझना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना HF, HCl, HBr और HI, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाँ जी, स्टेबल उसका होगा। और ये सारा का सारा जो होगा ना इसमें वंडर वॉल फोर्स होगा। वंडर वॉल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर इसका एग्जैक्ट ऑर्डर अपन निकालने के लिए जाए तो HF, HI, HI, HBr और HCl। आया समझ में? ये ऐसे चलता है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन सब वंडर वॉल फोर्स काम के तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा HI का होगा। अब इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इसलिए इसका ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो देखना। इस साइड वाला हटाओ क्या? ये तो वो वाला ये तो लिख ही रखे देना। देखो जो HF है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होगा F H डॉटेड करके F H फिर डॉटेड ऐसे चलते रहेंगे। ये इधर H, ये मान लो HF का फर्स्ट चेन है। दूसरा वाला जो चेन होगा कुछ ऐसे चलेगा, तीसरा ऐसे चलेंगे, ऐसे होता रहेगा। ये ऐसे चलते रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द चेन, नॉट बिटवीन द चेन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेन में है ना, इन बिटवीन चेन जो होगा वो वंडर वॉल फोर्स होगा। वो वंडर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाती है। HI का ज्यादा हो जाता है किससे? HF से फिर HBr, उसके बाद HCl। आया समझ में? Yes, sir. नोट कर लो। अगर बहुत बात बात हो नहीं गया क्या। नहीं लगा है सर। चलो सर, फिर से मैं ना इसको रिपीट कर देता हूँ। HF, HCl, HBr और HI। यार इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है? अब ऐसा ऑर्डर याद रखने की कोशिश करोगे तो मुश्किल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका सबसे ज्यादा। बाकी इसके बाद जाओगे तो वंडर वॉल फोर्स के चलते हैं, और वंडर वॉल फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल HI मोलर मास। ठीक है, अब देखना इधर ये वाली रिएक्शन जो होगी ना ये तो फेवरेबल नहीं होती है। पहले से ऊपर जो तीन होंगे ना, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी रिस्पेक्ट डेल्टा जी क्या होती है? ग्रेटर देन 0, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इस तरह से होती है। बता दें इसको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा वो रिवर्स ही था, HF से HI ये का बोला होगा। मेल्टिंग अरे बॉइलिंग पॉइंट में HF पॉइंट HI का ज्यादा हो जाएगा। और बॉइलिंग अरे बॉइलिंग में HF होता है, बाकी IBR से H1 में बता अभी चलो हटा दें हम डन। चलिए नेक्स्ट देखना है यहाँ पे एक ऐसा है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर ये जो ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है क्लोराइड बनाता है, और दूसरी इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते तो खुद को एक्सपेंड नहीं कर पाता, मतलब इसका आउटलेट एक्सपेंड नहीं हो पाती है। इस वजह से ये क्या होता है, इंडिविजुअल में तो सबका जीरो ही होता है, बट इसका सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर है बस कौन सा? -1। तो इसके साथ दो कंपाउंड बनते हैं, एक O2F2 और दूसरा OF2। O2F2 जो होगा काफी हाईली अनस्टेबल होता है, और OF2 उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा स्टेबल होता है। H2 जैसा होता है। हाँ, दोनों जो होंगे
दोनों जो होंगे O2F2 और OF2 फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, मतलब फ्लोरीन प्रोवाइड करने वाला होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे O2F2 एंड OF2, ये यार दोनों क्या होते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अगर इसकी मतलब फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब फ्लोरीन प्रोवाइड करने वाला, ये HCF4 की रिएक्शन अगर आपने O2F2 के साथ करवाई तो ये बना लेता है क्या, HCF6 प्लस में O2, HCF6। तो ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। अब O2F2 ये को अनस्टेबल होता है, ये देखना ऑक्सीजन जो है ना सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका फ्लोरीन हो गया ऑक्सीजन फ्लोरीन, -1 ये +1 देखो यहाँ पे ये एक ऐसा कंपाउंड है ना, जनरली अपन समझते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड लिंकेज होगा, लेकिन पेरोक्साइड लिंकेज तो -1 में होना चाहिए। तो यार यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो इसको आप समझ सकते हो कि ये पेरोक्साइड लिंकेज तो नहीं है, ठीक है, नॉट पेरोक्साइड लिंकेज, नॉट पेरोक्साइड लिंकेज। और अनस्टेबल क्यों है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने क्या दे रखा है, बिल्कुल दोनों पास में, इसलिए दोनों क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके अलावा आपने क्लोरीन को ले लो, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे H2 प्लस O2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है XO, ठीक है। और एक कंपाउंड है I2O5, एज पर NCERT I2O5 देख लेना इस कंपाउंड को, एज पर NCERT के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर I2O5, बट एग्जैक्टली अगर बात करें अपन तो I2O5 हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल क्या इनसॉल्युबल ये गलत लिखा है, I2O5 जो होगा इनसॉल्युबल इसने लिख रखा है, बट ये गलत है। I2O5 जो होता है ना क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक, तो हाइड्रोस्कोपिक करने का मतलब क्या हो गया, हाईली सॉल्युबल इन वाटर हो गया, ये सॉल्युबल, ठीक है। NCERT के अकॉर्डिंग क्या है, इनसॉल्युबल, जो कि गलत है, जो कि क्या अकॉर्डिंग NCERT ने क्या दे रखा है, इनसॉल्युबल, जो ये ना, बट आपको ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो मैं NCERT माननी है कि नहीं, इसके लिए नहीं मानना है, ठीक है, इसके लिए नहीं माननी है ना, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होगा। अगर ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होगा तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल देखना I2O5 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाला है, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो +5 से रिलेटेड कंपाउंड कौन सा हो गया, HI3, इसका -6, इसका +1, इसका क्या है +5। और कोई भी कंपाउंड ले लो आप, जैसे N2O5 प्लस H2O, N2O5 प्लस में क्या H2O, HPO3, S3PO4, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ओ हां, इस तरह से HPO3 कुछ होता है, HPO4 माइनस होता है, वो दूसरी चीज होती है, HPO3 नहीं होता, वो कैसे होता है, देखना। नेक्स्ट ऐसा है, ये तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन थी, अब ऑक्साइड्स देख लेते हैं इसके ना, ऑक्साइड्स ऑफ, सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्साइड होता है Cl2 होता है, ClO2 होता है, इसके अलावा Cl2O5 होते हैं, Cl2O7, ये काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ना, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका अच्छा है, और ये एक्सप्लोसिव भी होता है, एक्सप्लोसिव, ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आयोडीन में तो एक मैंने आपको बता ही रखा है कि I2O5 जो होगा ये सॉल्युबल है, इसके अलावा I2O4, I2O6 ये दोनों क्या हैं, इनसॉल्युबल। I2O6 होता है +6,
इवन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है? क्या बोल रहे हो? I2 इवन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है? तो ऑडी करता है ना 1357 ऐसा कुछ नहीं है। वो जब उनके हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे जैसे Cl हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। जब उनके हाइड्रोलिसिस होते तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है। तो इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 1 + 5 वाला कौन सा है? ClO3 हो गया। समझ में आ रहा है? और 3 वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 3 वाला कौन सा होगा? HClO2 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? +5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? उसका एवरेज ओके ठीक है। तो कभी भी ना, जैसे NO2 देख लो आपने, NO2 +4 नाइट्रोजन के ना दो ही ऑक्सो एसिड होता है, एक नाइट्रिक, दूसरा नाइट्रस। एक और होता है H4N2O5, उसको नाइट्रस बोलते हैं। उसको गिनते हैं HNO4 को बोलते हैं पर ऑक्सीनाइट्रिक एसिड। बट अगर इसके हाइड्रोलिसिस तुमने करवाया तो इससे एक ज्यादा वाला क्या है? HNO3 इससे कम वाला क्या है? HNO। आया समझ में? तो ये इसके क्या होते हैं? ऑक्साइड्स होते हैं। रिकॉर्डिंग पर इनको बुलाना है हम लोग बात हाँ सर। ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड सबसे ज्यादा आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का। ब्रोमीन के बारे में ऐसे लिखा गया है कि मिडिल रो एनोमली चलते हैं, ऐसा होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। मिडिल रो एनोमली, इसमें ना डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसमें D10 भी आएंगे, 3D10 आएंगे। तो 3D10 इसमें ना पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होने वाली है? ज्यादा ज्यादा होने वाली है। तो इसके चलते इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट इस Cl2 की बात करें ना, तो Cl2 में इसकी थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जेड इफेक्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी कम कैसे हुई? थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है? काइनेटिक से। इसके इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम होगी। मतलब खुद के ऑक्साइड के कंपैरिजन करोगे तो ज्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। हां, तो उसका स्टेबिलिटी कम। अरे दूसरे ऑक्साइड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना अपन, खुद के रिस्पेक्ट में देखते तो उसका ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी काइनेटिकली से ज्यादा होता है। और इसका उल्टा, इसका जो टीसीपी केसीपी आप पढ़ रहे थे ना, बस ये उन दोनों के चलते ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ऐसा लिख दिया कि अगर Cl2O आ गया, I2O आ गया, Br2O आ गया, इन सबों में स्टेबिलिटी देखनी है हमको। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी, वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? Br2 होगी, Cl2O, I2 उल्टा लिख दिया ना मैंने, सॉरी, सबसे ज्यादा किसका होगा? I2O, इसके बाद Cl2O, Br2। आप सोच करके बताना ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर Br2 होगा। जो स्टेबल वो तो जाएगा नहीं ना, रेड्यूस होकर। तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और सबसे ज्यादा किसके हो जाएंगे? Br2 होगा, उसके बाद Cl2 होगा, I2। ये रिएक्शन भी तो ऑक्सीजन था ना। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद